वेलकम दोस्तों। तो प्रैक्टिस सेट के सेकेंड पर्यावरण अध्ययन को इसी तरीके से हम पढ़ाते हुए आज का पहला क्वेश्चन है, किस राष्ट्रीय उद्यान को पूर्व में हेली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता था? तो कौन सा था जिसको हेली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता था? तो जिम कॉर्बेट राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इज जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को पूर्व में हेली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता था। इस उद्यान की स्थापना कब हुई थी? 1935 ईस्वी में की गई थी और 1947 ईस्वी में इसका नाम रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान रखा गया। फिर 1957 में इसको जिम कॉर्बेट के नाम से जाना जाने लगा और वर्तमान में उत्तराखंड में यह स्थित है। सेकेंड क्वेश्चन है, क्वाशरकोर नामक रोग की कमी से होता है? तो कार्बोहाइड्रेट, बी प्रोटीन, सी विटामिन या डी आयोडीन। तो क्वाशरकोर नामक रोग से प्रोटीन होता है, प्रोटीन की कमी होता है। क्वाशरकोर नामक रोग से प्रोटीन की कमी होता है। इस रोग के कारण संतुलित शरीर का विकास नहीं हो पाता है। रिक्टर पैमाने से डैश की तीव्रता नापी जाती है? ज्वालामुखी की, भूकंप की, सुनामी की, चक्रवात की। सो बी राइट आंसर, भूकंप की। रिक्टर पैमाने से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। इसके लिए सिस्मोग्राफ यंत्र का प्रयोग किया जाता है। रिक्टर पैमाने 0 से 9 तक के अंक अंकित करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट, वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष मनाया जाता है? नवंबर के प्रथम सप्ताह में, बी अगस्त के प्रथम सप्ताह में, सी अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में, या डी जुलाई के प्रथम सप्ताह में। तो इसका राइट आंसर है सी अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में। 1 से 7 अक्टूबर के प्रत्येक वर्ष विश्व भर में वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधे द्वारा बाहर निकलने वाली गैस है? कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सूर्य के प्रकाश में होती है, ठीक है। और इसके तहत क्या होता है, पौधे अपना भोजन बनाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ये ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन क्या करते हैं, ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं। चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? एस्कॉर्बिकम, कैल्सीफेरॉल, थायरॉक्सिन या थायमिन। तो ये है थायमिन, राइट आंसर थायमिन। चावल को पॉलिश करेंगे तो थायमिन नष्ट हो जाता है। विटामिन B1 नष्ट हो जाता है। चावल को पॉलिश करने पर विटामिन B1 नष्ट हो जाता है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन होता है और इसकी कमी से क्या होता है, बेरी बेरी रोग होता है। लौंग एवं केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? लौंग केसर के किस भाग से प्राप्त होता है? फूल से। राइट आंसर इज फूल। तो देख ले, तो लौंग और केसर पौधे के फूल से प्राप्त किए जाते हैं। केसर का उत्पादन भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में तथा लौंग का उत्पादन केरल राज्य में किया जाता है। निम्न में से कौन सा उत्तराखंड का राज्य प्रतीक नहीं है? उत्तराखंड का राज्य प्रतीक मोनाल, बुरांस, बाघ, कस्तूरी मृग। तो उत्तराखंड का राज्य प्रतीक नहीं है, कौन सा? सी बाघ। बाघ उत्तराखंड का राज्य प्रतीक नहीं है। उत्तराखंड का राजकीय पक्षी मोनाल है, राजकीय पशु कस्तूरी मृग है और राजकीय वृक्ष बुरांस है।
हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आर हैं: कम उपयोग, पुनःचक्रण, निर्माण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कम उपयोग, पुनःचक्रण और पुनः उपयोग, ये होगा राइट आंसर। पर्यावरण सुरक्षा की दृष्टि से वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने 1992 के नीतिगत बयान 3R की घोषणा की। 3R का मतलब जैसे रिड्यूस यानी कम उपयोग, रीयूज यानी पुनःचक्रण, रीयूज मतलब पुनः उपयोग या रिसाइकिल मतलब पुनः चक्रण। ऊर्जा का अप्रदूषकीय स्रोत है। ऊर्जा का अप्रदूषकीय स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा। कौन सा? सौर ऊर्जा, क्योंकि नाभ की ऊर्जा से भी प्रदूषण फैलता है, पेट्रोल से तो फैलता है या डीजल से फैलता है। सो राइट आंसर है सौर ऊर्जा। ऊर्जा का अप्रदूषकीय स्रोत सौर ऊर्जा है, क्योंकि सौर की किरणों से किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता है। और सौर ऊर्जा एक प्रकार का क्या है? परंपरागत नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। परंपरागत नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। पृथ्वी का उष्मायन का अर्थ क्या है? पृथ्वी का उष्मायन का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है ग्रीन हाउस गैसों द्वारा पृथ्वी की तापमान में वृद्धि हो जाती है, तो उसे ही पृथ्वी का उष्मायन कहा जाता है। पृथ्वी का उष्मायन अर्थात पृथ्वी का तापमान में वृद्धि होना। वैश्विक ताप वृद्धि यानी ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं। ग्रीन हाउस की अधिकता के कारण वैश्विक ताप वृद्धि हो रही है। ग्रीन हाउस गैसें कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, CO2, क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या करते हैं? ये प्रमुख हैं ये गैसें। कार्बन डेटिंग विधि प्रयुक्त की जाती है। कार्बन डेटिंग विधि प्रयुक्त की जाती है वस्तु की आयु ज्ञात करने में। क्या? वस्तु की आयु ज्ञात करने में। कार्बन डेटिंग का प्रयोग पुरातत्व जीव विज्ञान में जंतुओं एवं पौधे के प्राप्त अवशेषों के आधार पर जीवन काल समय चक्र का निर्धारण में किया जाता है। कार्बन 14 की खोज 17 फरवरी 1940 में मार्टिन कैमेन और सैम रूबेन ने कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय रेडिएशन प्रयोगशाला बर्कले में की थी। और इस तकनीकी का आविष्कार 1941 में शिकागो विश्वविद्यालय के बेली और लेवी ने किया था। अम्लीय वर्षा से ऐतिहासिक इमारत तथा मूर्तियों का संक्षारित होना कहलाता है। तो इसका क्या कहलाता है? इसको हम कहते हैं स्टोन लेप्रोसी। क्या कहते हैं? स्टोन लेप्रोसी। देख लेते हैं इसका। अम्लीय वर्षा के प्रभाव से ऐतिहासिक इमारतों तथा मूर्तियों का के क्षरण को स्टोन लेप्रोसी कहा जाता है। अम्लीय वर्षा के लिए सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और तो मुख्य रूप से उत्तरदायी हैं। वर्तमान में स्टोन लेप्रोसी का शिकार आगरा का ताजमहल हुआ है। स्पर्श गंगा अभियान का मुख्य उद्देश्य है। स्पर्श गंगा अभियान का मुख्य उद्देश्य है गंगा की स्वच्छता। क्या है? गंगा की स्वच्छता। उत्तराखंड में गंगा को स्वच्छ बनाए रखने के लिए स्पर्श गंगा अभियान की शुरुआत की गई है। अभियान की शुरुआत 2009 में तत्कालीन मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने किया था। रमेश पोखरियाल निशंक 2009 में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे। मिनीमाता रोग प्रदूषित जनित रोग है, जो परिणाम है किसका परिणाम है? मिनीमाता रोग औद्योगिक पारा अपशिष्ट पानी में छोड़ने का। औद्योगिक पारा जब अपशिष्ट पानी में छोड़ा जाता है तो उससे क्या होता है? मिनीमाता रोग होता है। मिनीमाता रोग शरीर में पारे की अधिकता जब हो जाती है उससे होता है, और यह पारा औद्योगिक इकाइयों द्वारा अपशिष्ट के रूप में पानी में मिल जाता है और दूषित जल पानी पीने से मनुष्य मिनीमाता रोग हो जाता है। इस प्रकार बीमारी सर्वप्रथम जापान में देखी गई थी। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु संस्था है। वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु संस्था कौन सा है?
IUCN। सो राइट आंसर क्या होगा इसका? ए। तो IUCN का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1948 में। कहाँ पे? इंग्लैंड में की गई थी। यह किसकी संस्था है? संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्था है। भारत के किस राज्य में पानी पंचायत प्रारंभ हुई? पानी पंचायत प्रारंभ हुई है किस राज्य में? महाराष्ट्र राज्य में। 1972 में महाराष्ट्र राज्य में पानी पंचायत की शुरुआत की गई। इसके माध्यम से पानी के संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। ओजोन परत सूर्य से आने वाली किन किरणों को रोकता है? ओजोन परत सूर्य से आने वाली कौन सी परत किरणों को रोकता है? पराबैंगनी किरणों को रोकता है। ओजोन परत जो है उष्मा वाली किरणें होती हैं, पराबैंगनी किरणों को रोकती हैं। किरणें बहुत ही हानिकारक होती हैं पराबैंगनी किरणें, और तथा पृथ्वी पर उष्मा वृद्धि में सहायक भी होती हैं। संरक्षण या विनाश पुस्तक के लेखक हैं? संरक्षण या विनाश पुस्तक के लेखक कौन है? सरला बहन। कौन है? सरला बहन। तो संरक्षण या विनाश पुस्तक के लेखक हैं सरला बहन, और यह पुस्तक पर्यावरण के संरक्षण से संबंधित है। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य है? क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान इज द राइट आंसर। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है भाई? 34,2239 वर्ग किलोमीटर। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। और क्षेत्रफल के आधार पर 4 बड़े राज्य कौन से? राजस्थान है, फिर दूसरे पे आता है मध्य प्रदेश, तीसरे पे महाराष्ट्र, चौथे पे उत्तर प्रदेश। 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है? 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई को प्रतिवर्ष विश्व भर में विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। सन 1992 में पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ? तो राइट आंसर रियो डी जेनेरियो। तो 1992 में पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में आयोजित की गई थी। और इसका एजेंडा क्या था? घोषणा पत्र जिसे कहते हैं किया गया, जो मुख्यतः हानिकारक गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने से संबंधित था। भूमिगत जल स्तर को उसके प्राकृतिक स्तर पर पुनः लाने के लिए निम्न में से कौन सा उपाय सर्वथा उचित है? 23 का सी। पाताल तोड़ कुओं का अधिक निर्माण किया जाए। पाताल तोड़ कुओं का के निर्माण से जल स्तर नीचे नहीं गिरता है तथा भूमिगत जल को पुनः उसके प्राकृतिक स्तर पर लाया जा सकता है। यदि एक मेंढक एक टिड्डे को खाता है तो ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। 20 तो कौन सी ऊर्जा का स्थानांतरण होता है? प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता को। मेंढक जब खाता है तो राइट आंसर है इसका सी राइट आंसर है ना इसका। तो जब प्राथमिक उपभोक्ता है मेंढक, और मेंढक द्वितीयक उपभोक्ता है और टिड्डा प्राथमिक उपभोक्ता है, इसकी वजह से खाने पर खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का स्थानांतरण प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता की ओर होता है। सुमेलित करना है। कटे और घाव। कटे और घाव कहाँ से सुमेलित होगा? हल्दी के चूर्ण से। कटे और घाव हल्दी के चूर्ण से। सामान्य ज्वर मेथी के बीजों की चाय से। मेथी के बीजों की चाय से। आंख की सूजन ताजे धनिये के बीज से। दांत का दर्द हींग के चूर्ण से। तो राइट आंसर क्या होगा? 2 3 4 1। 2 3 4 1। यहाँ पे
दो तीन एक चार, सॉरी, दो तीन एक चार, सो सी डी इज राइट आंसर। दो तीन एक चार, ये हो गया। तो निम्न में से पृथ्वी पर कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र सबसे बड़ा है? कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र सबसे बड़ा है? तो समुद्र, समुद्र सबसे बड़ा है। बी इज द राइट आंसर। समुद्र का पारिस्थितिकी तंत्र, इकोलॉजी सिस्टम, पृथ्वी पर सभी पारिस्थितिकी तंत्र में सबसे अधिक भाग पर विस्तारित है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। कौन सा पुरस्कार है? 27 का वृक्ष मित्र, डी इज द राइट आंसर। वृक्ष मित्र। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार 1986 ईस्वी में इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार प्रारंभ किया गया। यह पुरस्कार ऐसे व्यक्ति तथा संस्थाओं को दिया जाता है जो वनीकरण को बढ़ावा देते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो जेट्रोफा बायोडीजल सुमेलित है। रिंगाल इमारती लकड़ी, ये गलत है, ये सुमेलित नहीं है, यानी कि राइट आंसर ये होगा। बाल चारा, ये सही है। चीड़ लीसा, ये भी सही है। रिंगाल बांस की जैसे झाड़ी है जो पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, इमारती लकड़ी नहीं है। तो निम्न में से प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पौधों को जंतुओं से अलग करता है? 29। तो 29 का राइट आंसर है, क्वेश्चन था प्रजनन, माइटोकॉन्ड्रिया तथा सेंट्रोसोम। राइट आंसर इज क्लोरोफिल तथा रसधानी, सी इज द राइट आंसर। तो क्लोरोफिल तथा रसधानी पौधों में पाई जाती है या जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती। भोपाल गैस त्रासदी के कारण हुई, किस गैस के कारण हुई थी? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड, डी इज द राइट आंसर। आप जानते हैं मिथाइल आइसोसाइनाइड। भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? 1984 ईस्वी में हुई थी। एमआईसी इसे कहते हैं, मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस के उत्सर्जन के कारण हुआ था। यह गैस बहुत ही विषैली गैस होती है, इसे तंत्र प्रभावित होता है। तो आज के 30 क्वेश्चन पर्यावरण अध्ययन से हो गए हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।